हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। तो बच्चों, आज बहुत दिनों बाद हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। एक दो दिन ईद की छुट्टी के कारण मिस हो गया था, तो एक 2 या 3 दिन के बाद मेरा वीडियो आने वाला बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने देख लिया बच्चों। और उसके अलावा इसके पहले वाले में हम लोगों ने इस लेसन का पूरा चैप्टर जो डीपली है उसका अध्ययन कर लिया। हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से बारीकी से हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। और इस चैप्टर में हम लोग इस लेसन के जितने भी चैप्टर 1 के जो हिस्ट्री है, जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियां, इसके सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। सॉरी, सारे ऑब्जेक्टिव में सारे सब्जेक्टिव को देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में देख चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से उस पे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। और ये चीज याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है बच्चों, ये 15 से 20 नंबर का इस चैप्टर से हर बार पूछा जाता है। पिछले 5 सालों में ऐसा ही हुआ है। अगर बिलीव ना हो तो क्वेश्चन को या कोई क्वेश्चन बैंक हो तो उसको उल्टा के आप लोग आसानी से देख सकते हैं। आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप लोगों का प्रेम और समर्थन ही हम लोगों को थोड़ा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आप लोगों का प्रेम और समर्थन बना रहेगा तो हम लोग कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए, इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए थोड़ा हम लोग अपने सब्जेक्ट को देखते हैं और उस पर थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन आता है इस लेसन का बच्चों, वो पहला क्वेश्चन क्या है? पूरा तत्व क्या है? ठीक है बच्चों, तो थोड़ा देखिए ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा टाइप करने में, ये थोड़ा ऊपर आता तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। 1-2 जगह ऐसा मिस्टेक मैंने देखा है, तो एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गया बच्चों। तो चलिए, जो भी चीज हो तो ध्यान दीजिएगा। पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न स्थानों के उत्खनन से जो अवशेष प्राप्त होते हैं, जो हम लोग जमीन का खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद जो अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा हम अतीत और इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। किसकी जानकारी? अतीत इतिहास, यानी खुदाई के बाद जो अवशेष हम लोगों को जमीन के अंदर से मिलता है और जो हमें अपने इतिहास की जानकारी देता है, हमें हमारे अतीत की जानकारी देता है, हमारे पास्ट की जानकारी देता है, उससे हम लोग कहते हैं पुरातत्व। क्या कहते हैं बच्चों? पुरातत्व कहते हैं। जो इसका अध्ययन करते हैं उसको हम लोग पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये चीज क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो खुदाई से, जब भी विभिन्न स्थानों की खुदाई की जाती है इतिहास को जानने के लिए, तो खुदाई से जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं और उन अवशेषों के द्वारा हम लोग जो जानकारी प्राप्त करते हैं अपने इतिहास की, ध्यान दीजिएगा ये छूट गया थोड़ा सा, तो इस चीज को ऊपर कर लीजिएगा। जो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उन जानकारियों को हम लोग कहते हैं बच्चों पुरातत्व। जानकारियों भी नहीं, जो अवशेष प्राप्त होते हैं, जो खुदाई से प्राप्त करने के बाद जो जमीन के अंदर से निकलते हैं, जैसे सिक्का निकला, मोहर निकला, बर्तन निकला, जिनके अध्ययन से हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं, तो वो कैसे रहते थे, उनको हम लोग कहते हैं पुरातत्व। तो पुरातत्व क्या हो गया? मुख्य रूप से पूरा मतलब होता है प्राचीन, तत्व मतलब होता है तत्व, प्राचीन तत्व, वो तत्व जो पुराने जमाने में हमारे लोग यूज करते थे। वो तो अभी होगा नहीं, वो जमीन के नीचे चला गया है। तो उनको खोद करके जब निकालते हैं तो निकालने के बाद उन्हीं तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं, क्योंकि वो हमारे अतीत के बारे में हमें विभिन्न जानकारियां देते हैं। और ये क्वेश्चन 15 और 19 में पूछा जा चुका है बच्चों, तो समझ में आ गया। विभिन्न स्थानों के उत्खनन से, उत्खनन देखिए हिस्ट्री में खुदाई को उत्खनन कहते हैं, जमीन को खोदना उत्खनन कहलाता है हिस्ट्री में। तो विभिन्न स्थानों के उत्खनन से जो अवशेष प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम लोग अपने अतीत और इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन अवशेषों को पुरातत्व कहते हैं। और जो इसका अध्ययन करते हैं उनको हम लोग कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को? जो दूसरा क्वेश्चन है पहले इसको देख लिया। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है, तो ठीक है चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन कहता है कार्बन 14 पद्धति, जिसको हम C14 पद्धति भी लिखते हैं बच्चों।
कार्बन 14 पद्धति या C14 पद्धति से, क्या समझते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2022-23 में पूछा गया है। तो देखिए अभी तो हम लोग पढ़े ना पूरा तत्व क्या है, जमीन से जो बर्तन या जो पात्र या जो भी चीज प्राप्त हुआ, चाहे जो जीवाश्म प्राप्त हुआ, जिससे हम अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको पूरा तत्व कहते हैं। अब ये पूरा तत्व कितना पुराना है, पूरा तत्व कितना पुराना है, इस चीज को जानने की विधि को हम लोग कहते हैं C14 पद्धति। देखिए हुआ क्या था, 1946 ईस्वी में अमेरिका के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे या रसायन शास्त्री थे, सॉरी, जिनका नाम था BF लीवी। उन्होंने 1946 में एक विधि की खोज की जिसका नाम था कार्बन 14 पद्धति। यानी कार्बन 14 पद्धति किसी भी पूरा तत्व का तिथि जानने का विधि है, यानी कोई भी प्राचीन तत्व का तिथि जानने की विधि है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन 14 पद्धति। देखिए जब भी कोई जीवित पदार्थ रहता है ना, उसमें C12 और C14, कार्बन 12 और कार्बन 14 बराबर होता है, ठीक है बच्चे। लेकिन जब ये मर जाता है, नष्ट हो जाता है, उसका धीरे धीरे करके कार्बन 14 जो है वह घटने लगता है। लेकिन कार्बन 12 नहीं घटता बच्चों, कार्बन 12 जितना था उतना ही रहता है, कार्बन 14 धीरे धीरे करके घटता है। और लगभग 5568 वर्ष, ये प्लस माइनस हो गए हैं, प्लस माइनस होगा, यानी 30 वर्ष आगे या 30 वर्ष पीछे जो भी मान लीजिए, इतने वर्ष के आसपास वो क्या होता है, आधा हो जाता है, वह आधी हो जाती है, ठीक है। तो आधी हो जाती है, तो हम लोग अगर C14 निकाल लिए और C14 निकाल, जैसे C12 निकाले, मान लीजिए C12 हम लोगों को पता चला इसमें C12 100, ठीक है, और सब C14 निकाले तो C14 इसमें है 70, ठीक है बच्चों। 100 से C14 70, यानी हमको कहने का मतलब हो गया कि C जब ये जीवित था उसमें C12 भी 100 ही था, सॉरी C12 तो 100 था ही, C14 भी 100 था जब वो जीवित था। लेकिन मरने के बाद C12 जो है बच्चों 100 ही रह गया, लेकिन C14 घटेगा धीरे धीरे करके घटा, उसको घटने में लगभग आधा घटने में 5568 साल लगता है। तो आधा तो नहीं घटा, आधा होता तो 50 होता, आधा से कम घटा, यानी 50 घटने में इतना साल लगेगा, तो लगभग 30 साल घटने में कितना साल लगेगा ये निकाल लेंगे और निकाल करके हम उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। तो वही चीज याद रखिएगा, कार्बन 14 पद्धति क्या है, तो सिंपल सा बात है, जो कार्बन 14 पद्धति जो है किसी भी पुराने तत्व का तिथि निर्धारण का विधि है, यानी उसका उम्र कितना हुआ ये जानने की विधि है, जिसकी खोज अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे BF लीवी, ऐसे लिख सकते BF लीवी ने 1946 में की थी, जिसमें कोई भी जीवाश्म में मौजूद C12 और C14 हो गए की मात्रा का पता लगाकर, C12 और C14 होगा की मात्रा का पता लगाकर उस पूरा तत्व की आयु जान सकते हैं। क्योंकि जो जीवित पदार्थ है उसमें C12 और C14 क्या रहता है, समान रहता है, जबकि मरने के बाद धीरे धीरे C14 की मात्रा कम होने लगती है। और लगभग 5568 वर्ष के बाद, यानी प्लस माइनस 30 लिखना होगा, यानी 30 साल आगे पीछे लगेगा, उसके बाद यह जो है आधी हो जाती है। कौन आधी हो जाती है, C14 आधी हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग जीवाश्म का उम्र निकाल सकते हैं। तो सिंपल बात है, बता सकते हैं हम लोग कि BF लीवी ने 1946 में कार्बन 14 पद्धति की क्या की है बच्चों, खोज की है। किन्होंने की है, BF लीवी, ठीक है, कब की, 1946 में। और यह किसी भी पूरा तत्व की तिथि को जानने का विधि है, ठीक है, जिसमें किसी भी जीवाश्म में मौजूद C12 और C14 हो गया, ध्यान दीजिएगा कि C12 और C14 की मात्रा का पता लगाकर हम उस पूरा तत्व की आयु जान सकते हैं कि वो कितना पुराना है। क्योंकि जो जीवित पदार्थ रहता है उसमें C12 और C14 क्या रहता है बच्चों, समान रहता है, लेकिन जबकि मरने के बाद धीरे धीरे करके C14 की मात्रा कम होने लगती है और 5568 वर्ष, ये प्लस माइनस लगा दीजिएगा, प्लस माइनस 30 वर्षों के बाद यह आधी हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग C12 और C14 की मात्रा का पता लगाकर ये जान सकते हैं कि जो जीवाश्म है बच्चों वो कितना पुराना है। तो ये क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2223 में पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के विषय में लिखे। यह हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है, हड़प्पा को सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, ये सब उसी में आ गया। हड़प्पा के बारे में लिखने बोले,
या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, ये सारी चीज अगर लिखने बोला जाए तो सब में यही चीज आएगा बच्चे, क्योंकि एक ही टाइप का आंसर है दोनों का, उसमें सब चीज आ जा रहा है। हड़प्पा के बारे में बात आता है या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखे तो भी आंसर यही होगा। तो याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता ना भारत की प्राचीन सभ्यता है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। आप लोगों को मालूम है, हम इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें पूरा चीज क्लियर कर चुके हैं। और हड़प्पा मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। जब वर्ल्ड में मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता चल रही थी, उस समय हमारे इंडिया में सबसे बड़ी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, उसी समय की सभ्यता है ये, ठीक है। और यह एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा आज का पाकिस्तान में पड़ता है, जो रावी नदी के किनारे है। इसे सिंधु नदी घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1922 में रखाल दास बनर्जी द्वारा इस सभ्यता की सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। इसलिए इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। अगर आपसे सिर्फ इतना बोला जाए तो आप सिंपल सा बात कर सकते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि 1921 में सबसे पहले सहनी जी ने हड़प्पा की खोज की। सबसे पहला खोज हड़प्पा का हुआ जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो हड़प्पा का खोज हुआ, इसलिए जॉन मार्शल ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दे दी। लेकिन जस्ट एक साल बाद 1922 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के ही बगल में कुछ 400 या 600 के आसपास किलोमीटर की दूरी पर है एक जगह की खोज कर डाली, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये जो मोहनजोदड़ो की खोजी ना बच्चों, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा का ही समकालीन नगर था, लेकिन हड़प्पा से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो हड़प्पा से ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर मोहनजोदड़ो था और वह सिंधु नदी की घाटी के किनारे था। इसीलिए हड़प्पा का दूसरा नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी दे दिया गया। और यह जो थी ना बच्चों, एक नगरीय सभ्यता थी और आज का पाकिस्तान में ये पड़ता, ध्यान दीजिएगा। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हड़प्पा का नाम क्यों? देखिए 1921 में पहले तो हड़प्पा खोज हुआ, तो जो किताब था उसमें हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ गया। लेकिन एक साल बाद मोहनजोदड़ो का खोज हुआ 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो जो थी ना बच्चों, वो उस समय की जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी उसी समय की सभ्यता की सबसे बड़ा नगर था। वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो हालांकि इसका नाम देना ज्यादा जरूरी पड़ रहा था क्योंकि वह सबसे बड़ी सभ्यता थी उस समय की। ये इन मोहनजोदड़ो इंपोर्टेंट था, तो हड़प्पा भी एक जगह के नाम पे पड़ गया था, तो मोहनजोदड़ो को भी जगह के नाम पे देना इन लोगों ने उचित नहीं समझा। मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे और सिंधु उस समय की प्रमुख नदी थी, इसलिए इसका नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। मोहनजोदड़ो का नाम न देकर सिंधु नदी दे दिया, और जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे था और रावी नदी जो है वह सिंधु नदी से छोटी है, तो रावी नदी नाम नहीं देके उसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया, क्योंकि हड़प्पा एक शहर ऑलरेडी था, नाम था हड़प्पा शहर का। मोहनजोदड़ो शहर का उस समय नाम नहीं था। वहां जो खुदाई हुआ तो ढेर सारे नरकंकाल मिले। जब नरकंकाल मिले तो वो नरकंकाल को सिंधी भाषा में कहा जाता था मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, इसलिए शहर का नाम मोहनजोदड़ो पड़ गया, ठीक है बच्चों। लेकिन वो सिंधु नदी की घाटी के किनारे था, इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था के बारे में बताया, यानी हड़प्पा की सड़कें कैसी थी उसके बारे में बताया। देखिए हड़प्पा की जो सड़कें थी ना कुछ इस प्रकार की, जैसे ये मेन सड़क जा रहा है, एक सड़क यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया। यानी सबसे पहले तो ये सड़क चौड़ी हुआ करती थी और इन चौड़ी सड़कों को राजपथ कहते थे। और जहां भी सड़कें एक दूसरे को काटती थी ना, ऐसा लगता था परपेंडिकुलर है, इधर से भी 90 इधर से भी 90, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए काटती थी, समकोण पर काटती थी, ठीक है। और इस विधि को कहते थे ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड सर्कस, याद रखिएगा। जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है इस विधि को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड सर्कस। ये चौड़ी भी हुआ करती थी काफी, ठीक है, और ऐसी थी कि बहती हुई हवा जो है ना इस सड़कों को आसानी से साफ कर दे, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के सड़कों के बारे में क्या लिखे? तो ये हड़प्पा की जो सड़कें हुआ करती थी ना बच्चे, सड़कें होगा, हड़प्पा की सड़कें जो थी चौड़ी हुआ करती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस विधि को हम कहते थे ऑक्सफोर्ड सर्कस, जो मैंने अभी बताया। ये सड़कें ईंटों की बनी हुई थी, याद रखिएगा, ईंट की बनी सड़कें थी। सड़कें इस प्रकार बनी थी कि बहती हवा इसकी सफाई कर देती थी, यानी इस प्रकार हवा के रूप में बनी थी सड़क
कि जब हवा बहती थी ना तो अपने आप जो सड़क पर गंदगी गिरा रहता था साफ होकर शहर के बाहर चला जाता था। मुख्य सड़क, एक मेन जो सड़क मिला वहां पर वो 9.15 मीटर चौड़ा मिला है, जिसको राजपथ कहा गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा क्या कहा गया इसको, राजपथ कहा गया, जिसको हम लोग आज के दिन में हाईवे कहते हैं, हाईवे कहा गया। इसके किनारे नालियां भी थी जिससे वर्षा का पानी शहर से बाहर निकल जाता था। तो उस समय की सड़कें की व्यवस्था कुछ यही थी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ईंटों की बनी हुई थी। और जो सबसे चौड़ी सड़क मिली है उस समय की वो कितनी मिली है, 9.15 मीटर, जिसको पुरातत्वविदों ने राजपथ का नाम दिया है। और सड़कों के किनारे नालियां भी बनी हुई थी, वर्षा पड़ती थी और पानी जो है नाली के द्वारा बहते हुए आसानी से बाहर निकल जाता था। ठीक है बच्चों, अब हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बताएं। ये 2021 में पूछा है। देखिए हड़प्पा की लिपि जो थी ना वो भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि उसमें अपनी भावनाओं को चित्र के द्वारा दिखाया गया, एक डायग्राम बना के भावनाओं को दिखाया गया, इसीलिए इसका नाम कहा गया भाव चित्रात्मक। क्योंकि मतलब जो अपना भाव होता तो उस भाव को हमने अपने सोच को एक चित्र का रूप दे दिया, वो तो भाव चित्रात्मक थी। ये लिपि, हड़प्पा की लिपि को इसलिए भाव चित्रात्मक बोला गया है, जिसको अब तक पढ़ा नहीं गया है। लेकिन यह है कि ये आज की उर्दू की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कई ऐसी मुद्राएं मिली है जिस पर चित्र भी अंकित है, यानी कुछ भी वो सोचते थे तो अपनी भावनाओं को चित्र के द्वारा अंकित करके दिखाने की कोशिश करते थे। इसीलिए हड़प्पा की लिपि को क्या बोला गया बच्चों, भाव चित्रात्मक लिपि बोला गया, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है, कई ऐसी मुद्राएं मिली है, कई ऐसे मोहर मिले हैं जिन पर हड़प्पा की लिपि का वर्णन। लेकिन याद रखिए ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, पढ़ी गई होती तो शायद और ज्यादा जानकारी हम लोगों को उस सभ्यता के बारे में हो सकती है। जी ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लिखिए, यानी हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ था, इसका एरिया क्या था। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बोले थे ना कि कुछ क्वेश्चन में गलत हो गया। देखिए था यहाँ होगा, ये लाइन जो है ना ये यहाँ होगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। अभी मिला के पढ़ा देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा का क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जिसको हम लोग लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं रहे तो लगभग 13 लाख लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि लगभग 13 लाख के आसपास है। और ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी, याद किया त्रिभुज के रूप में थी, हमने पहले डायग्राम में बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार सभ्यता थी। पूर्व से पश्चिम तक ये 1600 किलोमीटर लंबी थी और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर लंबी थी। 1100 किलोमीटर थी। पूर्व से पश्चिम तक कितनी थी बच्चों, ये 1600, और उत्तर से दक्षिण तक कितनी थी, 1100 किलोमीटर लंबी थी। उत्तर में यह जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, उत्तर में वह कश्मीर का जो मांडा जिला है ना, उस मांडा जिला से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक थी, और पश्चिम में बालूचिस्तान से लेकर, पश्चिम में बालूचिस्तान ये क्या नहीं होगा, से लेकर उत्तर में मेरठ तक थी, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर नहीं होगा बच्चों, पूर्व में, पूर्व होगा, क्योंकि उत्तर में तो जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, दक्षिण में है वही नर्मदा नदी तक थी, और पश्चिम में बालूचिस्तान से लेकर पूर्व में मेरठ तक थी। यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता की 20 गुनी थी, और मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यता की 12 गुनी थी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में मिस्टेक थोड़ा ज्यादा हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कुल मिलाकर मैं ही बता रहा, इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। हड़प्पा का क्षेत्रफल जो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। पूर्व से पश्चिम तक यह लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर थी। उत्तर से दक्षिण अगर डायग्राम लीजिएगा तो पूर्व से पश्चिम ही हो गया, कितनी थी 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण कितनी थी 1100 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, उत्तर में है जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। उत्तर में अगर जाते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे नर्मदा नदी तक था, और अगर इस साइड आते हैं तो पूर्व में, ये पूर्व इधर है, पूर्व में कहा थी वह, पूर्व में मेरठ से लेकर पश्चिम में अफगान बलूचिस्तान तक थी। बलूचिस्तान जिसको आज हम लोग पीओके के नाम से जानते हुआ थी। और ये मिस्र की सभ्यता का 20 गुना था। अकेला मिस्र का सभ्यता का कंपेयर करेंगे तो अकेले मिस्र की 20 गुना थी, और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला देते हैं तो इन दोनों की सभ्यता की लगभग 12 गुनी थी।
अकेले मिस्र का 20 गुना, और मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों को मिला के कितनी थी? 12 गुनी थी। ठीक है बच्चों, ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया? हड़प्पा के पतन का कारण क्या था? तो देखिए, हड़प्पा का पतन यानी नष्ट कैसे हुआ, इस विषय में अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। हड़प्पा के पतन का कारण अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दिया है, और उनमें से कुछ निम्न बता देते हैं। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पा का पतन जो है वह नदी में बार बार बाढ़ आना है। नदी में बार बार क्या आना है बच्चों? बाढ़। कई इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा के पतन का मुख्य कारण है नदी में बार बार बाढ़ आना, यानी बाढ़ आने के कारण ऐसा प्रमाण भी मिला है, खुदाई से बालू वगैरह नीचे से बहुत ज्यादा मिला है, जिससे पता चलता है कि वहां बार बार बाढ़ आया था, और बाढ़ आने के कारण मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह का बार बार रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ था, बार बार उसको निर्माण भी किया गया था। तो कई इतिहासकार इसका पहला कारण क्या मानते हैं बच्चों? बाढ़ मानते। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कई इतिहासकारों का मानना है कि जो बाढ़ आती थी, बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। बार बार आने वाला बाढ़ हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बना। ठीक है बच्चों, उसके अलावा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बार बार बाहरी आक्रमण के कारण भी सभ्यता का पतन हो गया। आर्यों ने यहाँ आक्रमण किया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आक्रमण बाहरी लोगों के द्वारा आक्रमण हुआ, आक्रमण करने के कारण इस सभ्यता का नाश हो गया, इसको बार बार लूटा गया। और मोहनजोदड़ो को तो बार बार लूटने का प्रमाण भी मिला है, और यह एक ऐसी अस्थि भी मिली है जिसके गर्दन में तीर धसा हुआ था, यानी निश्चित तौर पर उन पर हमला हुआ है। तो कुछ लोगों का माना, कुछ ने माना कि बाढ़ आ गया तो हड़प्पा सभ्यता नष्ट होगी, और कुछ लोगों ने माना, कुछ इतिहासकारों ने माना कि बाहरी क्षेत्रों से बार बार आक्रमण हुआ जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई, इसको कई बार लूटा गया, जिसके कारण यहाँ के लोग जो व्यापारी वगैरह थे ये छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले गए। कुछ विद्वान मानते हैं कि जलवायु बदल गया, अचानक से जलवायु बदली, बदलने के कारण सभ्यता नष्ट हो गई। जलवायु बदलने के कारण कुछ हुआ होगा, ये सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नदी ने अपना रास्ता मोड़ लिया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी की देर थी, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता थी ना यहाँ। ठीक है, नदी ने अपना रास्ता मोड़ दिया, अब सिंधु नदी से हड़प्पा दूर हो गया है, अभी दूर है, तो नदी ने अपना रास्ता मोड़ दिया होगा ना, रास्ता मोड़ लेने के कारण वहां की भूमि जो है वह उसका उपजाऊपन घट गया होगा, पैदावार नहीं हो रहा होगा, अनाज पैदा नहीं हो रहेंगे, जिसके कारण लोग वहां से उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र चले गए, वो सभ्यता का विनाश हो गया। तो कुछ लोगों ने यह भी माना है कि जो नदी ने जो अपना रास्ता मोड़ लिया, ये रास्ता का मोड़ा जाना भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण रहा। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि वहां मलेरिया जैसी महामारी फैली, और इस मलेरिया जैसी महामारी के कारण कई लोग मारे गए। आप लोगों को मालूम होगा कि अभी मलेरिया का इलाज आसान है, टीबी का इलाज आसान है, लेकिन उस समय मलेरिया एक डेंजर बीमारी थी, एक खतरनाक बीमारी थी, जिसको हो जाने के बाद इलाज संभव नहीं होता था, लोग मर जाते थे। तो कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि मलेरिया जैसी बीमारी के कारण, महामारी के कारण वहां सभ्यता जो है नष्ट होगी। और भूकंप को भी कुछ इतिहासकारों ने इसके पतन का कारण माना है। लोथल में भूकंप के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा में भूकंप के प्रमाण मिले हैं। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र में बार बार भूकंप आया, जिसके कारण सभ्यता नष्ट हो गई। तो समझ में आ गया, हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कारण बाढ़ माना गया है, बाहरी आक्रमण को माना गया है, जलवायु परिवर्तन को माना गया है, नदी ने अपना रास्ता मोड़ लिया, ये बात भी सभ्यता के पतन का कारण माना गया, मलेरिया जैसी बीमारी को इस सभ्यता के पतन का कारण माना गया, और भूकंप को भी बच्चों इस सभ्यता के पतन का कारण माना गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन और ये डाउट तो मेरे अंदाज से आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है, उस स्नानागार के विषय में बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। मोहनजोदड़ो में खुदाई से एक विशाल स्नानागार मिला है, उस स्नानागार के बारे में बताने बोला गया है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, और यह स्नानागार छोटा मोटा नहीं था बच्चे, 39 फुट लंबा था, 23 फुट चौड़ा था, और 8 फुट गहरा था। ये जो स्नानागार था वो लगभग 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था बच्चों। और इसमें उतरने के लिए, यानी स्नानागार में स्नान करने के जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां भी बनी हुई थी। स्नानागार की फर्श जो थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी, पानी निकलने की उत्तम व्यवस्था थी, स्वच्छ पानी भरने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे, और माना जाता है कि कोई अनुष्ठानिक और पूजा पाठ वाले काम में इसका उपयोग होता होगा। तो कुल मिलाकर की बात समझ में आ गया कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला वो 39 फुट लंबा,
23 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई है। इसकी फर्श पक्की की है। पानी निकालने की भी उत्तम व्यवस्था है। स्वच्छ पानी भरने की भी व्यवस्था थी। और स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे। लोग स्नान करके उस कमरे में जाके कपड़ा वगैरह बदला करते थे। और माना जाता है कि इससे जो स्नानागार है, इसका उपयोग किसी न किसी अनुष्ठानिक कार्य, पूजा पाठ या विशेष बड़े आयोजन के अवसर पर होता होगा। तो ये चीज क्लियर समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? ठीक है। देखिए उत्खनन से आप क्या समझते हैं? देखिए जमीन को खोदना उत्खनन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर इतिहासकार किसी विशेष इतिहास वगैरह की जानकारी के लिए, किसी पुराने चीजों की जानकारी के लिए जब जमीन को खोदते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं उत्खनन, यानी खुदाई ही है उत्खनन। लेकिन जमीन को खोदकर उसके अंदर से अतीत और पुराने वस्तुओं को निकालना उत्खनन कहलाता है। अगर वही जमीन के अंदर खोद करके खनिज निकालते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं खनन। ठीक है बच्चों। तो उत्खनन का प्रयोग होता है हिस्ट्री में और खनन का प्रयोग होता है ज्योग्राफी में, याद रखिएगा। बस अंतर यह है कि जमीन को खोदकर पुराने वस्तुओं को निकालना, जो हमारे अतीत की जानकारी थी उसको मतलब इसी पुराने वस्तु को पूरा तत्व भी कहते हैं बच्चों। तो जमीन को खोदकर उसके अंदर से पूरा अतीत और पुरानी वस्तुओं को निकालना उत्खनन कहलाता है। पुरातत्ववेत्ता जीवाश्म और प्राचीन अवशेषों को खोदकर जमीन से, पुरातत्ववेत्ता जीवाश्म और प्राचीन अवशेषों को खोदकर जमीन से निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन कहते हैं। जो पुरातत्ववेत्ता है वह जमीन के अंदर से जीवाश्म और प्राचीन अवशेषों को खोद कर निकालते हैं, इस क्रिया को उत्खनन कहते हैं। तो क्लियर हो गया। जमीन से खोद करके अगर हम लोग पुरातत्व को निकाले, प्राचीन चीजों को निकाले बच्चों, जो हमारे अतीत की जानकारी देते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं उत्खनन। लेकिन अगर खनिज को निकालते हैं तो उसको कहते हैं खनन। समझ में आ गया आप लोगों को? हड़प्पा सभ्यता एक मातृ प्रधान सभ्यता थी, क्यों? हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता कहते हैं, क्यों? हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता कहते हैं, कारण बता क्यों? देखिए हड़प्पा के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी हड़प्पा के लोग धरती माँ की पूजा करते थे। उस समय महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। कोई नहीं होगा, कई होगा। कई ऐसी मूर्तियां मिली है जो इसका प्रमाण देता है कि उस समय की सभ्यता तो थी महिला प्रधान थी, महिलाओं को विशेष स्थान दिया जाता था। इसके लिए कई मूर्ति मिली है जो इस बात को बताता है, क्योंकि एक ऐसी मूर्ति भी मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। खुदाई से एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया बच्चों। और संभवतः ये मूर्ति किसकी होगी? धरती माँ की होगी। लोग इस धरती माँ की मूर्ति की आराधना भी करते थे। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी। क्लियर हो गया? हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता मानी जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, पहला बात। कई ऐसी मूर्ति मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये जो है मातृ प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके नाभि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया। अब माना जाता है कि ये मूर्ति की जो होगी वो किसकी होगी? संभवतः वो मूर्ति धरती माँ की होगी। और लोग इस मूर्ति की आराधना भी करते थे। तो ये पता चल गया कि उस समय महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इनसे ये सब क्लियर करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मातृ प्रधान सभ्यता थी। अब देखिए मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? याद रखिए मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। क्लियर? अभी हम लोग को पहले ही बता चुके हैं, जो हम लोग इसका एनालिसिस किए, जो एक्सप्लेनेशन पढ़े उसमें हमने बता दिया है, जो एक्सप्लेन किए स्टेशन के बारे में उसमें मैंने बता दिया है कि मोहनजोदड़ो जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था और ये व्यापार का केंद्र था, क्योंकि मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार होता था। ठीक है बच्चों? और मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बच्चों? मृतकों का टीला। और इस ये मोहनजोदड़ो जो थी हड़प्पा की जुर्मा राजधानी थी। हड़प्पा की जुर्मा राजधानी थी जिसकी खोज 1822 में रखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है बच्चों? तो कुल मिला के क्लियर हो गया कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था और व्यापार का केंद्र था। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है? और इसका खोज 1922 में, सॉरी 1922 होगा, 1922 होगा बच्चा।
1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी, और इसको भारत की हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा गया। जुड़वा राजधानी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका मेन बड़ा नगर जो था, बच्चों पहला वाला जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो हड़प्पा, और दूसरा नगर था मोहनजोदड़ो। तो दोनों के नाम को सम्मान देने के लिए इसको जुड़वा राजधानी का नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कैसे सिंधु घाटी सभ्यता को एक शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता कहा गया है? इसका क्या कारण है? देखिए, ये आज के जो नगर है, जैसे अपना चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है, जैसे प्लानिंग करके बसाया गया था, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया गया था, क्योंकि एक शहरी या नगरीय सभ्यता है। आज के नगरों की तरह इसको भी बसाया गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक ऐसी सभ्यता थी जिसको फुल प्लान करके बनाया गया था। फुल प्लान करके इस सभ्यता को डेवलप किया गया था, और यह शहरी और नगरीय सभ्यता गिनती में आती है, क्योंकि इसे आज की नगरों के तरह बसाया गया था। जो आज के नगर है, आज के नगर की तरह बताया गया है। इसका प्रमाण भी निम्न है। सिंधु घाटी सभ्यता को आज के नगरों की तरह बसाया गया, जिसका प्रमाण है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी। जैसे यहाँ पर चौड़ी सड़कें मिली है, और चौड़ी सड़कों को हम लोग मालूम है कि चौड़ी सड़क कहाँ मिलती है? शहरों में मिलती है। जल निकासी की भी यहाँ अच्छी व्यवस्था है, ईंट के बने मकान है, यहाँ विशाल अन्नागार मिला है, और अस्नानागार भी मिला बड़े बड़े। ये सारे चीज कहाँ की विशेषता बच्चे? ये सारे चीज विशेषता होती है शहरों की। तो इन सभी से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर चौड़ी सड़कें मिली है, जिसको राजपथ कहा गया है। पानी निकालने के, देखो गांव में गौर करिए, गांव में पानी जाम हो जाता है, लेकिन शहर में नाला बड़ा बड़ा बना रहता है, पानी नाले से निकल जाता है। ईंट के बने मकान कहाँ मिलते हैं? शहरों में मिलते हैं। अन्नागार, बड़े बड़े जो अनाज को स्टोर करने के जो रूम बने रहते हैं, कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। और मोहनजोदड़ो में एक विशाल अस्नानागार भी मिला है। इन सब चीजों को देखते हुए पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 13 नंबर। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन को कहा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? दोनों चीजें क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज। सबसे पहले जॉन मार्शल के कहने पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और ये आज के पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है। इसीलिए हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता कहा गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता। लेकिन एक साल बाद 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर डाली, और मोहनजोदड़ो जो था उस समय की सबसे बड़ी सभ्यता थी, और वहां का व्यापारिक केंद्र भी था। सबसे बड़ी सभ्यता तो थी ही, इसके अलावा वो यहाँ का व्यापारिक केंद्र भी था। इसीलिए मोहनजोदड़ो को और मोहनजोदड़ो जो व्यापारिक केंद्र था, यह सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे था ये, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। तो अगर आपसे बोले कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, इन सब का रीजन हम एक ही कह सकते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, और आज का हड़प्पा सभ्यता नाम सभ्यता ने बोलेंगे हड़प्पा नामक शहर की खोज की। ठीक है, और ये शहर आज के डेट में पाकिस्तान में है। ठीक, और सबसे पहले उसी की खोज, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। लेकिन जस्ट एक साल बाद रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर डाली, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा से बड़ा नगर था, हड़प्पा का मेन व्यापारिक केंद्र था, और सिंधु नदी के किनारे था। इसीलिए मोहनजोदड़ो के नाम को भी सम्मान देने के लिए इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी दिया जाने लगा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब इसको देखते हैं हम लोग। ये 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि मैंने 7 या 8 क्षेत्र के नाम लिख दिए हैं, उतना तो नहीं पूछेगा, 4-5 पूछेगा। तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के 4 केंद्र के नाम बोलने वाले, 4 केंद्रों के नाम बोले। 4 केंद्र, सिंधु नदी घाटी सभ्यता के 4 केंद्र, यानी उस समय के 4 बड़े बड़े शहरों के नाम बोले। तो याद रखिएगा, हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो, लोथल, चानूदरो, रंगपुर, कालीबंगा, रोपर, मांडा, ये कुछ मेन शहर थे जो सिंधु नदी घाटी के सभ्यता के मुख्य केंद्र थे। तो अगर आपको बोला जाए सिंधु नदी घाटी सभ्यता के मुख्य केंद्रों के नाम या मुख्य शहरों के नाम बोले तो हम ये सब जवाब दे सकते हैं। 4 बोला 4 का देंगे, 5 बोलेगा 5 का कर देंगे, सिर्फ शहरों के बोलेगा तो इसमें से जो भी है हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 का बोला गया ना बच्चों, तो मैंने 4 बोला है, 4 लिखा, लेकिन मैंने कितने का वर्णन कर दिया आपके सामने, तो ध्यान दीजिए मैंने 8 का वर्णन कर दिया, 8 के बारे में बता दिया। तो आप लोग कोई भी 4 नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा। ठीक है बच्चों, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे? यानी सिंधु नदी घाटी सभ्यता में जो मृत व्यक्ति का दाह संस्कार होता था वो कितने प्रकार से होता था? तो याद रखिएगा, शवों के दाह संस्कार 3 प्रकार से किए जाते थे। पहले में क्या होता था, शव को पूर्ण रूप से जलने के बाद भस्म को मिट्टी के पात्र में दबाकर दफना दिया जाता था या जल में विसर्जित कर दिया जाता था। यानी पहले सबको जलाते थे, जलाने के बाद जो उसका भस्म या राख बनता था उसको मिट्टी के बर्तन में डाल करके जमीन के अंदर दफना देते थे या जल में विसर्जित कर दिया जाता था। दूसरा क्या था, शव को पूरी तरह से जमीन में दफना दिया जाता था। तीसरा क्या था, शव को आंशिक रूप से पशु पक्षियों को खा लेने के बाद शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। इस प्रथा के प्रमाण पारसी में भी देखने को मिलते हैं। तो क्लियर हो गया, सिंधु नदी घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रमाण मिले? तो 3 प्रमाण मिले हैं। पहला क्या, शव को पूर्ण रूप से जला करके भस्म को मिट्टी के पात्र में डाल करके दफना दिया जाता था या जल में विसर्जित कर दिया जाता था। ठीक है, दूसरा मिला है शव को जमीन में दफना देना था, और तीसरा पहले सबको ऐसे ही फेंक दिया जाता था। पशु पक्षी या जो भी जानवर वगैरह खाते, पशु पक्षी खाते थे, जानवर नहीं, खाने के बाद जो शेष बच जाता था उसको जमीन में दफना दिया जाता था। ठीक है, और ये आज भी ये प्रथा पारसियों में देखने को मिला है। जो पारसी होते हैं उनमें आज भी ये प्रथा देखने को मिलती है। तो समझ में आ गया, सिंधु नदी घाटी सभ्यता में शवों का दाह संस्कार कितने तरीके से होता था? 3 तरीके से। पूर्ण रूप से जला देना, और जलाने के बाद भस्म को क्या करना, भस्म को पानी में बहा देना या फिर जमीन में दफना देना। दूसरा तरीका था सबको पूरी तरह से जमीन में दफना देना, जैसे हम लोग कहते हैं कब्र में डाल देना। ठीक है, और तीसरा तरीका था सबको आंशिक रूप से पशु पक्षियों को खिला लेने के बाद शेष भाग जो बच गया है उसको क्या करते थे, भूमि में दफना दिया जाता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, लोथल कहाँ है? क्या क्वेश्चन, लोथल कहाँ है और इस स्थान का महत्व क्या होता है? तो याद रखिएगा, लोथल जो है बच्चों गुजरात में है। आज का गुजरात में लोथल पड़ता है, और ये हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शहर था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शहर था। ठीक है, और इतिहास के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण शहर था, क्योंकि यहाँ पर गोदी के प्रमाण मिले हैं। गोदी मतलब होता है बंदरगाह, डॉकयार्ड। यहाँ पर बंदरगाह या डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। खुदाई से यहाँ पर आटा पीसने की चक्की मिली है, कुत्ते की मूर्ति भी मिली है, बकरी की हड्डी मिली है, हाथी के दांत आदि के प्रमाण भी मिले हैं। इन सब क्षेत्रों में माना जाता है कि लोथल के खुदाई से जो ये सब चीज मिले हैं वो यह बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आटा पीसते थे तो उनकी चक्की कैसी होती थी। कुत्ते का प्रचलन था, कुत्ता पालते थे वे लोग। बकरी की हड्डी मिले, यानी कि बकरी का मांस खाते थे। उसके बाद हाथी के दांत, यानी हाथी के दांत के आभूषण वगैरह बनाए जाते होंगे। इन सब चीजों का प्रमाण लोथल से मिलता है, इसलिए लोथल महत्वपूर्ण हड़प्पाई सभ्यता के शहर में गिना जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो 2022 में पूछा बच्चों, वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने की प्रक्रिया को लिखे। मन के कैसे बनते थे? ठीक है, तो याद रखिएगा, तो हड़प्पा सभ्यता में मन के जो है बच्चे, मन के होगा विभिन्न प्रकार के पत्थर, ठीक है, सोना, तांबा, कांसा,
सेल खड़ी होगा, सेल खड़ी आदि से बनाया जाता था। मनके किससे बनाया जाता था? पत्थर, सोना, तांबा, कांसा, सेल खड़ी आदि से बनाया जाता था। पहले इनको तराशा जाता था, काटा जाता था, छेद किया जाता था, उसके बाद इससे मनके बनाए जाते थे। ठीक है, और इन मनकों से आभूषण बनता था। लोथल और चालू दरों में मनके बनाने के कारखानों के प्रमाण मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में मनके किससे बनते थे? सोना, तांबा, कांसा, सेल खड़ी। ठीक है, इसको बनाने के लिए तराशा जाता था, उसको काटा जाता था, छेद किया जाता था, उसके बाद मनके का निर्माण किया जाता था जिससे आभूषण बनते थे। मनके बनाने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हैं और चालू दरों में मिले हैं। ठीक है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता को लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है। क्या बताइए? तो पहला तो चीज जान ही रहे हैं कि हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, यानी शहर के रूप में सभ्यता का प्रमाण मिलता है, जिसको नियोजित ढंग से बसाया गया था, प्लानिंग करके बसाया गया था, पानी निकलने की व्यवस्था थी, सड़कों की व्यवस्था थी। तो इस तरह हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी, इसका प्रमाण भी मिलता है। हड़प्पा की सड़कों को की जो व्यवस्था थी वो उचित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें की व्यवस्था बहुत उचित थी। वहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऑक्सफोर्ड सर्कल जिसको कहते हैं। पानी निकालने की व्यवस्था थी। और इस सभ्यता में कांसे का विकास हुआ था, क्योंकि कांसे की मूर्तियां मिली हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता में कांसे का विकास हो चुका था। और इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा के लोग पूरे व्यापारी थे, बिजनेसमैन माइंडेड थे, व्यापार में कुशल थे, और व्यापार विदेशों के साथ भी होता था। मेसोपोटामिया व्यापार का केंद्र था। हड़प्पा में व्यापार का मेन केंद्र क्या था बच्चों? हड़प्पा का विदेश से जो व्यापार होता था वो किसके साथ होता था? मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ होता था। मेसोपोटामिया में एक मोहर भी मिला है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा के का जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया के साथ होता था। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हड़प्पा की लिपि के बारे में, तो याद रखिएगा जो हड़प्पा की लिपि थी बच्चों, वो भाव चित्रात्मक थी, चित्र लिपि थी। हड़प्पा की लिपि चित्र लिपि थी, हम लिख सकते हैं भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है बच्चों, हड़प्पा की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसमें 250 से 400 चिन्ह थे। कितने चिन्ह थे? 250 से 400 चिन्ह थे। ये कुछ मिस्टेक लिखा गया जो मैं कट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा के लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला कि किसकी पूजा करते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन कुछ अवशेषों से पता चलता है कि यह मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, और हड़प्पा में किले बंद शहर के प्रमाण मिले हैं। ऐसा शहर मिला का प्रमाण मिला हड़प्पा में जो चारों ओर से किले से बंद था। किले बंद शहरों के प्रमाण हड़प्पा में मिले हैं। धौलावीरा और लोथल में ऐसी बस्तियां मिली हैं जो पूरी तरह से किले से बंद थी। ठीक है बच्चों, यानी एकदम पूरी तरह से किले से बंद बस्ती के प्रमाण भी मिले हैं। तो ये कुछ हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में वर्णित विभिन्न जानवरों का नाम लिखा। हड़प्पा सभ्यता में वर्णित यानी हड़प्पा सभ्यता में किन किन जानवरों के बारे में वर्णन है, किन किन जानवरों के बारे में पता चलता है? तो भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, घड़ियाल, मछली, इन सब जानवरों के बारे में हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो ये क्वेश्चन तो कम चांस है पूछने का, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, पूछ सकता है। देखिए 20 में क्या बोला है, 20 में जो क्वेश्चन बोला गया बच्चों, वो बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता नगर योजना प्रणाली का वर्णन करें। ये आप कैसे बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी एक विकसित और नियोजित सभ्यता थी? ये क्वेश्चन 2014 और 20 में पूछा गया। यानी कहने का मतलब होता है हड़प्पा को प्लानिंग करके बसाया गया था, इसका प्रमाण आप कैसे दे सकते हैं? तो अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि हड़प्पा जो थी एक विकसित नगर योजना थी, इसके कई प्रमाण मिले हैं। जैसे क्या मिला है? पहला चीज जो मिला बच्चों, सड़क मिला है। तो हड़प्पा की सड़कें थी एक दूसरे को कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी। ठीक है, और इस प्रकार बनाई गई थी कि बहती हुई हवा जो है सड़कों की सफाई कर डाले। सड़क के किनारे चबूतरे भी बने हुए थे जो संभवतः बताते हैं कि लोग यहाँ बैठते होंगे या वस्तुओं को बेचने के लिए दुकानें वगैरह लगाते होंगे। ठीक है, सड़कों के किनारे नाली भी मिला है जिससे गंदा पानी शहर से बाहर चला जाता था। तो ये सड़क की व्यवस्था ये बताती है कि हड़प्पा जो थी
एक प्लानिंग करके बसाया गया शहर था। दूसरा जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता की दूसरी विशेषता की यहाँ नालियां थी जो काफी बड़ी और गहरी थी। यहाँ की नालियां काफी बड़ी और गहरी थी। घरों से गंदा पानी छोटी नली द्वारा, छोटी नाली द्वारा गली के नाली में जाता था, फिर मुख्य नाले द्वारा शहर से बाहर निकल जाता था। यानी बड़े बड़े नाली के प्रमाण मिले हैं और वह नाली को पत्थरों के द्वारा ढका भी गया था। जगह जगह मेन होल भी बने हुए थे ताकि सफाई की जा सके, जिसको मैं गटर कहते हैं। गटर कहते हैं बड़े बड़े नाले बने हुए थे। जो घर का पानी होता था ना, छोटे नाले के द्वारा गली के नाले में मिलता था और गली का नाला जो था वो मुख्य नाले से जाकर जुड़ जाता था और जो पानी है वो पानी को शहर के बाहर ले जाकर गिरा देता था। ठीक है बच्चों, तो सड़क भी बताता है कि यह सभ्यता जो थी नगरीय थी। जल निकासी की व्यवस्था भी बताता है कि यह सभ्यता क्या थी बच्चों, नगरीय सभ्यता थी। तीसरा प्रमाण क्या है, तीसरा प्रमाण है भवन। यहाँ पर पक्के ईंट के भवन मिले हैं और आप लोगों को तो मालूम होगा कि ईंट के भवन के प्रमाण शहरों में ही मिलते हैं, क्योंकि गांव में जो है ईंट के मकान नहीं होते। गांव में जो मकान होते हैं फूस वगैरह के होते हैं। तो हड़प्पा में जो मकान मिले हैं वह ईंटों के मिले हैं और कुछ ईंट या ईंट होगा बच्चों, कुछ ईंट जो है बड़े आकार के थे, कुछ छोटे आकार के भी मिले हैं। ईंटों के बने मकान का प्रमाण, ईंटों के बने मकान यह प्रमाण देते हैं कि हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि ईंट के बने हुए मकान शहरों में ही होते हैं, नगरों में ही होते हैं। गांव में ईंट के बने मकान नहीं पाए जाते बच्चों। अगला है अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार भी मिला है। अन्न को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा भंडार मिला है जहां पर अनाज को भंडारित किया जाता था। और यह भी बताता है कि हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। अन्नागार का पाया जाना भी सिद्ध करता है कि हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद स्नानागार। हड़प्पा में एक विशाल स्नानागार भी मिला है जहां से गंदा पानी निकालने और यहाँ लिख देते हैं साफ पानी को भरने की पूरी व्यवस्था थी। एक बहुत बड़ा स्नानागार भी मिला है जिसमें उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी और इसमें ऐसा व्यवस्था था कि गंदा पानी आसानी से निकल सके और साफ पानी आसानी से बन सके। इसमें सीढ़ियां ही बनी हुई थी। अन्नागार के चारों, अन्नागार नहीं होगा, स्नानागार होगा। स्नानागार के चारों ओर भवन भी बने हुए थे और माना जाता है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था तो धार्मिक अनुष्ठान में इसका उपयोग होता होगा। तो ये स्नानागार का पाया जाना भी बताता है कि हड़प्पा एक विकसित सभ्यता थी। ठीक है बच्चों, और बताता है कि यह एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। इसको प्री प्लान बताया गया था, प्लानिंग करके बसाया गया था, यानी एक नियोजित सभ्यता भी थी। ये सारे प्रमाण इससे पता चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में देखिए। तो धार्मिक जीवन देख लीजिए, धर्म से संबंधित कुछ बातों को देखते हैं। तो हड़प्पा के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, कोई प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि कोई ऐसा भवन नहीं मिला जिसको हम मंदिर कह सके, कोई प्रमाण नहीं मिला जिसको हम लोग कह सके कि यहाँ के लोग किस धर्म को मानते थे या किस धर्म के थे, किसकी पूजा करते थे, क्योंकि कोई ऐसा भवन नहीं मिला जिसको हम लोग मंदिर का श्रेणी में रख सके। ठीक है, लेकिन कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः ये मातृ देवी की मूर्ति होगी, धरती माँ की मूर्ति होगी। इसके अलावा पशुपतिनाथ की भी पूजा होती थी, वृक्षों की भी पूजा लोग करते थे, कुंवर वाला बैल, नाग की भी पूजा के प्रमाण मिले हैं। बड़ी संख्या में ताबीज भी उस समय मिला है जो बताता है कि हड़प्पा के लोग झाड़ फूक पर भी विश्वास करते थे। तो ये सारी चीज बताते हैं कि हड़प्पा किस तरह के थे, हड़प्पा के लोग किस तरह के चीजों पर विश्वास करते थे, किस तरह का धर्म फॉलो करते थे। क्योंकि देखिए, किस भगवान को मानते थे इसका तो कोई प्रमाण नहीं, ना कोई मंदिर मिला है, ना कोई ऐसा भवन का संरचना मिला जिसको हम मंदिर कह सके। ठीक है, फिर भी कहा जा सकता है कि लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो माना जाता है कि धरती माँ होगी। पशुपति की पूजा के भी प्रमाण मिले हैं, कुंवर वाला बैल और नाग के भी पूजा के प्रमाण मिले हैं। ताबीज भी बड़ी संख्या में मिले हैं जो बताते हैं कि हड़प्पा के लोग झाड़ फूक पर भी विश्वास करते थे। इन सब चीजों के जो पुरातत्व, जो खुदाई से प्राप्त चीजें मिली है, उसके आधार पर हम इन सब चीजों के बारे में बता सकते हैं। अगर हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में बात करें, हड़प्पा का सामाजिक जीवन के बारे में बात करें, तो ध्यान दीजिए, जो हड़प्पा का सामाजिक जीवन था, सामाजिक इकाई था। समाज ही हड़प्पा के लोगों की शुरुआत थी। जो शुरुआती उनका बेस था लोगों का, वह समाज ही था। वो एक सामाजिक इकाई थी। समाज मातृ प्रधान था, महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, आभूषण के लोग शौकीन थे,
महिला पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, औरतें भी पहनती थी, पुरुष भी पहनते थे। आभूषण मिट्टी के बनते थे, पत्थर के, सोना चांदी हड्डी आदि के बनाए जाते थे। ठीक है, जो अमीर लोग थे वह सोना चांदी के पहनते थे, जो गरीब लोग थे वह मिट्टी पत्थर आदि के या हड्डी आदि के आभूषण पहनते थे। ठीक है, लोग नाच गान के शौकीन थे, क्योंकि एक मूर्ति मिली है नर्तकी की मूर्ति, एक डांसर की कांसे की मूर्ति मिली है, जो पता चलता है कि उस समय के लोग नाच गान के शौकीन रहे होंगे। समाज में लोग अमोद प्रमोद के लिए पासा खेलते थे, यानी इंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय के लिए पासा यानी जुआ भी खेलते थे, इसके भी प्रमाण मिले हैं। और खिलौने के भी प्रमाण मिले, बच्चे खिलौने के शौकीन हुआ करते थे। तो ये सारे चीज बताते हैं बच्चे, गान यहाँ लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कि ये सामाजिक इकाई थी, मातृ प्रधान सभ्यता थी, लोग आभूषणों के शौकीन थे, महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आभूषण मिट्टी के, पत्थर के, सोना के या हड्डी के बनाए जाते थे। ठीक है, खुदाई से एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, डांसर की मूर्ति मिली है, जो बताता है कि लोग नाच गान के शौकीन थे, लोग पासा भी खेलते थे इंटरटेनमेंट के लिए, और खिलौने के प्रमाण भी सभ्यता के लोगों के मिले हैं। ठीक है, तो सामाजिक जीवन उनका कुछ ऐसा था, इन सब चीजों को देख के पता चलता है। अब हम लोग आते हैं हड़प्पा के लोगों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में। तो अगर हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़े, तो हड़प्पा के लोगों का जो राजनीतिक जीवन था बच्चों, उस पर अगर हम लोग गौर करें तो याद रखिएगा, हड़प्पा की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला कि राजा कैसे थे, क्या करते थे, या किस तरह के राजा थे। ये सब कोई प्रमाण उस समय का पॉलिटिक्स के बारे में हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन नगर योजना और विशाल स्नानागार यह बताता है कि उस समय की सभ्यता नगरीय थी। ठीक है, प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन नगर योजना और विशाल स्नानागार जो मिला है वो बताता है कि उस समय की सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी, यानी यहाँ नगर निगम था, नगर निगम काम करती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा में धर्म तंत्रात्मक व्यवस्था था और पुजारी शासक थे, यानी धर्म के आधार पर शासन चलाया जाता था, और शासक वर्ग कौन था, पुजारी था, यानी धार्मिक नियम के आधार पर उस समय शासन चलता था। और शासन का जो प्रधान था, जो पुजारी थे, वही राजा हुआ करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा में व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी, व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी। वहां राजा जो थे वो व्यापारी या वाणिज्य वर्ग के होते थे, और प्रशासन की देखभाल अभिजात वर्ग या व्यापारियों के हाथों में थी। यानी प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन जो जिस तरह से नगर बसा है, ये बात पता चलता है कि वहां जो थी एक नगर निगम काम कर रहा था, या नगर निगम जैसी कोई स्थानीय स्वशासन काम कर रही थी। ठीक है, धर्म के आधार पर वहां शासन चलाया जाता था। पुजारी जो थे वह राजा हुआ करते थे। कुछ का मानना ये, कुछ का मानना है कि व्यापार पर आधारित व्यवस्था थी, और कोई व्यापारी या फिर कोई अभिजात वर्ग, राजा के खानदान के लोग, ऊंचे वर्ग के लोग शासन किया करते होंगे। ठीक है बच्चों, ये यहाँ का राजनीतिक जीवन था। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक स्थिति। अगर हम लोग आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, तो हड़प्पा के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि था, यानी इकोनॉमिक्स, यानी पैसा आमदनी आने का मेन साधन था कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार। ये लोग इसी पर निर्भर थे। ठीक है, कृषि पर निर्भर थे, पशुपालन पर निर्भर थे, शिल्प और व्यापार पर निर्भर थे। और यहाँ के लोग अनाज, कपास, दाल, खजूर, मटर आदि उगाते थे, इनका व्यापार करते थे। पशुपालन इस सभ्यता का भी मुख्य व्यवसाय था। अब खेती के अलावा पशु भी पालन करते थे, विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते थे। कला में भी यहाँ काफी विकास हुआ था, कला, शिल्प कला, हैंडीक्राफ्ट वगैरह का भी यहाँ काफी विकास हुआ था। हड़प्पा के लोग आंतरिक मार्ग और बाह्य मार्ग से व्यापार करते थे, यानी देश के अंदर भी व्यापार करते थे, विदेशों के साथ भी व्यापार करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ इसके व्यापार के प्रमाण मिले हैं। और यही सब उस सभ्यता के आमदनी का मेन साधन था। क्या था? कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार। अनाज की खेती, पशुपालन, ठीक है, और शिल्प के प्रमाण मिले हैं, हैंडीक्राफ्ट के प्रमाण मिले हैं। देश के अंदर और विदेशों के साथ भी व्यापार होता था, इसका भी प्रमाण मिला है। विदेश के बाहर मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ भी व्यापार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है बच्चों, ये जो 23 नंबर क्वेश्चन बच्चों, क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता के अन्नागार के विषय में लिखिए। अन्नागार मतलब होता है वह स्थान जहां अन्न को स्टोरेज किया जाता है। ठीक है बच्चों, जहां अन्न को भंडारित किया जाता है। तो अन्नागार के विषय में लिखने के लिए बोला गया है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, वहां पर एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, जो लगभग
सॉरी 45.72 यानी 45.72 मीटर लंबा है, 22.86 मीटर चौड़ा था। ठीक है, इस साइज का एक 45.72 बाय 22.86 मीटर का एक विशाल अन्नागार मिला है, जहां अन्न को स्टोरेज किया जाता है। यानी इसका उपयोग अनाज को भंडारित करने में होता था, ये क्लियर है। इसका द्वार यानी इसका द्वार होगा ये, बच्चों द्वार मतलब होता है दरवाजा, जो भी कहिए, नदी की ओर खुलता था। ये फिक्स था कि इसका जो द्वार था, जो दरवाजा था, डोर जिसको कहते हैं, वो किधर खुलता था? नदी की ओर खुलता था। और नगर में हवा आने की व्यवस्था थी। देखिए मिस्टेक हो गया, नगर नहीं होगा, अन्नागार होगा। ये जो अन्नागार था बच्चों, अन्नागार में हवा आने की व्यवस्था थी और ये बड़ी उच्च कोटि की थी। ये जो अन्नागार था ये बहुत उच्च कोटि का था। थोड़ा मिस्टेक हो गया इस वीडियो में, हम समझ रहे हैं बात को, शायद लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ है, अच्छा खासा मिस्टेक हो गया है। तो खैर हम उस चीज को मतलब ठीक कर दे रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ नगर नहीं होगा, अन्नागार होगा, इसको करेक्ट करके उतार लीजिएगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार मिला है, यानी जो अनाज को स्टोर करने वाला जो क्षेत्र मिला है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था और इसका उपयोग अनाज को भंडारित करने में होता था। इसका जो दरवाजा है वो नदी की ओर खुलता था और इस अन्नागार में हवा आने जाने की व्यवस्था थी और यह बहुत उच्च कोटि का था। समझे बच्चों? यानी उस समय का जो आप इंजीनियरिंग देखिएगा तो आपको बड़ा अचंभा लगेगा कि उस समय भी इस कोटि के और इस सोच के लोग थे कि तांबे से वे कांसा बनाना जान रहे थे। 1083 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्पन्न करने की क्षमता भी उनके पास थी। और ये अन्नागार बताता है, ये भी एक वैज्ञानिक तरीके पर आधारित अन्नागार था, जिसमें अनाज रखने पर वो अनाज खराब नहीं होता था। ठीक है बच्चों, अब हड़प्पा के सिंचाई व्यवस्था के बारे में बोला गया। तो याद रखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी एक कृषि प्रधान सभ्यता थी, यानी वह खेती होता था, एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन, मतलब आमदनी का जो मुख्य साधन था, जो रोजगार देता था, वो कृषि ही था उस समय। हालांकि व्यवसाय भी था, लेकिन ध्यान दीजिए सभी लोग व्यवसाय तो करते नहीं थे। जो मोस्टली व्यवसाय था वो भी खेती पे था, जैसे कपास के प्रमाण मिले हैं उस समय। ठीक है, तो खेती करते थे वो लोग। सिंचाई का साधन नदी था, नदी से ही सिंचाई होती थी, नदी का पानी होता था उसी से सिंचाई की जाती थी, या फिर वर्षा होता था। ठीक है, लेकिन खेतों में भी बहुत आदमी के खेतों में कुएं भी बने होते थे। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था थी, यानी सिंचाई के लिए नदी था और कुएं बने हुए थे। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो जो उस सभ्यता के लोग थे, उनकी जो आजीविका थी, आजीविका का साधन ही कृषि था, तो कृषि को तो डेवलप करना ही पड़ता। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभिलेख किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो प्राचीन काल में राजा थे, अपने आदेश आदेश जो भी राजा आदेश देते थे, उनको पत्थरों या ताम्र पत्थरों पर, तांबे के बड़े बड़े पत्थर होते थे, उन पत्थरों पर आदेश को वो लिखवा देते थे या पत्थरों पर खुदवा देते थे। पत्थरों पर या ताम्र पत्र मतलब तांबे का पत्थर होता था, जो चौथा होता था, उस तरह का तांबे का बना हुआ होता था। उस ताम्र पत्र पर जो है वे अभिलेख को क्या करते थे बच्चों? लिखवा देते थे या खुदवा देते थे। ठीक है बच्चों, तो वे जो अभिलेख को खुदवाते थे या लिखवाते थे, उनको हम लोग कहते थे, मतलब जो भी आदेश को ताम्र पत्र पर लिखवाते या खुदवाते थे, उसे हम लोग कहते थे बच्चों अभिलेख। क्या कहते थे? अभिलेख। राजा के आदेश जिन ताम्र पत्रों पर लिखवाए या खुदवाए जाते थे, उन्हें हम लोग क्या कहते थे बच्चों? अभिलेख कहते थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कहीं कहीं अभिलेख गुफाओं में भी लिखे हुए मिले, कभी कभी गुफा के अंदर भी जो दीवारें होती थी ना, उन दीवारों पे भी अभिलेख लिखे हुए मिले हैं, और इनको गुहा लेख कहा जाता था। यानी गुफाओं में या गुफाओं की दीवारों में जो अभिलेख मिले बच्चों, उनको क्या कहा जाता था? गुहा लेख। इतिहास अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत थे। ठीक है, और अभिलेख का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है वो अभिलेख शास्त्री कहलाता था। जो व्यक्ति अभिलेख का अध्ययन करता था बच्चों, वो क्या कहता था? अभिलेख शास्त्री। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आ गया कि राजा जो अपने आदेशों को पत्थरों या ताम्र पत्रों पर लिखवाता था, उन आदेशों को हम लोग कहते थे अभिलेख। ठीक है, और कुछ अभिलेख गुफाओं में भी मिले हैं, कुछ अभिलेख स्तंभ में मिले हैं। तो जो स्तंभ में मिले हैं वह स्तंभ लेख, जो गुफाओं में मिले वह गुहा लेख कहलाते थे। और अभिलेख को अध्ययन करना, यानी जो व्यक्ति अभिलेख के बारे में जानता था
उसका अध्ययन करता था, उन्हें हम लोग कहते थे अभिलेख शास्त्री। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अपने एक और क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों का वर्णन करें। समझ में आ रहा? हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों का वर्णन करें। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी वो दीवारों से घिरी हुई थी। चारों ओर से क्या चीज से घिरा हुआ था बच्चों? दीवारों से घिरा हुआ था, और अनेक और बहुत ही विशाल इसमें दीवार थे। जो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां थी वह दीवारों से घिरी हुई थी। इस इनमें से अनेक बहुत ही विशाल थे। कुछ दीवार ऐसे थे जो बहुत बड़े बड़े थे, जो दीवार घिरे थे, जो मान लीजिए बस्तियां हो गई, ये चारों जो दीवार घिरे हुए थे, तो कुछ ऐसे भी दीवार थे जो बहुत बड़े थे। धौलावीरा में एक ऐसा दीवार मिला है जो 18 मीटर लंबा है और 9 मीटर ऊंचा है। सोच सकते हैं इतना लंबा दीवार मिला हुआ है घेरने के लिए। मोहनजोदड़ो जो बस्ती थी, मोहनजोदड़ो के आसपास जो बड़ी बस्तियां थी, उसके पास कई छोटी छोटी बस्तियां भी मिलती थी। कुछ मतलब होता नहीं है, जैसे अपने एरिया में देख लिया, कोई एरिया बहुत बड़ा है तो उसके बगल में कई छोटे छोटे एरिया है, तो वैसे ही जो बड़ी बस्तियां थी ना, उस बड़ी बस्तियों के बगल में भी कुछ छोटी छोटी बस्तियां देखने को मिली है। ये मोहनजोदड़ो के आसपास के जिक्र किया गया है इसमें। यानी मोहनजोदड़ो के आसपास, अगर आप ये नहीं लिख सकते तो लिख सकते हैं कि कुछ बस्तियां काफी बड़ी थी और उनके बगल में भी कई छोटे छोटे बस्तियां के प्रमाण मिले हैं। बस्तियों की सड़कें मुख्य सड़क से जुड़ी हुई थी। जो मेन सड़क था ना, उससे बस्ती की जो सड़क थी, तो हम लोग कह सकते हैं ग्रामीण रूट, वो मेन रोड यानी राजमार्ग से जुड़ा हुआ था। और उन बस्तियों में जल निकासी की भी उत्तम व्यवस्था थी। ध्यान दीजिए, उस समय के गांव में भी, बस्तियों में भी जल निकासी की व्यवस्था देखने को मिलती थी। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कला का वर्णन करें। किसका वर्णन करने बोला गया बच्चों? हड़प्पा सभ्यता के कला का। तो ध्यान दीजिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता थे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में जो कला थी उसके बारे में बता रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिट्टी के बनी हुई अनेक मोहरें मिली हैं। इसके अलावा कई मूर्तियां भी मिली है। खुदाई किया गया, तो देखिए कला मतलब होता है जो उसका आर्किटेक्चर था, बोल लीजिए भवन निर्माण कला हो या मूर्ति निर्माण कला, कुछ भी हो, तो वो पता कैसे चला कैसी थी? तो खुदाई से जो मूर्तियां मिली है, उन मूर्तियों को देखकर या खुदाई से जो मोहर मिले हैं, सिक्के मिले हैं, उनको देखकर हड़प्पा सभ्यता की कला का पता हम लोग लगा सकते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिट्टी की बनी हुई अनेक मोहरें मिली है। इसके अलावा कई मूर्तियां मिली हैं। ये छूट बोले था बच्चों को, मिस्टेक हो गया, ये छूट गया, तो ये यहाँ होगा। ये मिली यहाँ नहीं समझिए, मिली को हम लोग समझ लेते हैं कि मिली मेरा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है, मिली यहाँ। ठीक है, कई मूर्तियां मिली हैं जो उस सभ्यता की कला के बारे में बताती है। यानी खुदाई से जो मूर्ति मिली, जो मोहरें मिली, वो हमें उस सभ्यता के कला के बारे में बताती है। धातुओं की बनी मूर्तियां भी मिली है। कुछ मोहरों पर पशु पक्षी और वृक्ष के भी चित्र बने हुए हैं। ठीक है, भवन निर्माण कला भी उस समय काफी उत्कृष्ट थी। जो बड़े बड़े ईंटों और छोटे ईंटों से मिलाकर भवन बनाया गया है, वो भी काफी उत्तम क्वालिटी के थे। ठीक है बच्चों, सिक्के पर पुरोहित राजा का चित्र मिलता है। जो सिक्का था, उस सिक्के पर एक ऐसा व्यक्ति का चित्र मिला जिसको लोगों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। मूर्तियां भी उच्च कोटि की बनाई गई थी। कांसे की मूर्ति बनी थी। कांसा की मूर्ति समझ सकते हैं, काफी हाई क्वालिटी का मूर्ति होता है। मोहरों पर बानर, जो मोहर बने हुए थे, उस पर बानर के चित्र थे, बैल के चित्र थे, ये सब उखड़े हुए थे। और वो सभी चीज हमको हड़प्पा सभ्यता की कला के बारे में बताते हैं कि उस समय का कला कैसा था। जो यह भी बताते हैं कि हड़प्पा के लोग कला के क्षेत्र में काफी अग्रणी थे, काफी एक्टिव थे कला के क्षेत्र में। इसकी जानकारी हमको मिलती है। नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पेड़ निकलता हुआ दिखाई गया। ये तो हम कई बार आपको बोल चुके हैं। ये जो लाइन है कि एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है, इस वीडियो में भी कई बार हमने इसकी जिक्र की है। और संभवतः वह किसकी मूर्ति होगी? धरती माँ की मूर्ति होगी। तो इन सब चीजों को देख के हम लोग हड़प्पा सभ्यता की कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की देखते हैं। 28 नंबर क्या कहता है? थोड़ा लंबा है। ठीक है, 28 नंबर क्या कहता है? 28 नंबर ने बोला है हड़प्पा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने बोला। तो देखिए, हड़प्पा का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी था या टेक्नोलॉजी था, वो काफी उन्नत था। और इसका पता कैसे चलता है? तो इसका पता यह चलता है कि उस समय के लोगों ने लिपि का निर्माण किया था। वो लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी उन लोगों ने लिपि का निर्माण किया था।
यानी 100% वे लोग ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे थे। उसके बाद उन लोगों को धातु का भी ज्ञान था। हम लोगों को तो पता है कि उन लोगों ने तांबा से कांसा बनाया था, उनका धातु का ज्ञान था, क्योंकि वो लोग तांबा से कांसा बनाना जानते थे। ठीक है बच्चों। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वे लोग जो थे तांबा, देखिए तांबा से कांसा बनाना जानते थे, और तांबा से कांसा बनाने के लिए तांबा को पिघलाया जाता है 1803 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है बच्चों। यानी इतना टेम्परेचर आग जला के उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक तरीके का सहारा लेना पड़ेगा। यानी 100% उस समय के लोग इतना टेम्परेचर उत्पन्न करने की क्षमता रखते थे, यानी उनको ज्ञान था साइंस का, और वे लोग 1083 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उत्पन्न करने की उनके पास क्षमता थी। कांसा का प्रमाण इस बात को भी बताता है कि वो तांबा और टीन को मिला के कांसा तैयार करना जानते थे, क्योंकि कांसा तो देखिए, कांसा तो वैसे धातु है ना, जो बना है तांबा और टीन को मिलाकर, तो तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनेगा, इस बात की जानकारी उन लोगों को थी। तो 100% वे लोग क्या थे, विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी उन्नत थे, तांबा इतना डिग्री टेम्परेचर उत्पन्न करना जानते थे। उसके बाद मिट्टी का बना हुआ बैलगाड़ी भी खुदाई से मिला है, यानी उस समय के लोग बैलगाड़ी के बारे में भी जानते थे, बैलगाड़ी बनाना जानते थे। तो बैलगाड़ी बनाना भी तो विज्ञान है पैदा ना बच्चों। मोहनजोदड़ो में गोदी का प्रमाण मिला है। गोदी मतलब होता हुई बंदरगाह बोली, जहां पर बड़े बड़े नाव रुकते थे और उनसे सामान उतारा जाता था, चढ़ाया जाता था। यानी 100% उस समय के लोग नौका और बंदरगाह के बारे में जानते थे, और नौका और बंदरगाह के बारे में जानना भी ज्ञान विज्ञान पर ही आधारित है। ठीक है। उसके अलावा कुछ और प्रमाण मिले हैं जो हमको बताते हैं उस समय के बारे में। जैसे मान लीजिए हम लोगों को मापतोल, उस समय कई मतलब बटखारे मिले, जैसे खुदाई से 150 पीस बटखारा मिला है, जो बताता है कि उस समय के लोगों को मापतोल की जानकारी थी। और जो खुदाई से 150 बटखारा मिला है, उसमें सबसे बड़ा बटखारा जो है वो 1375 ग्राम का, यानी 1 केजी 375 ग्राम का सबसे बड़ा बटखारा मिला है। और सबसे छोटा बटखारा जो है वो 0.87 ग्राम का मिला है। यानी हड़प्पा वासी मापना जानते थे, मापना जानते थे। उसके अलावा वो नापना भी जानते थे। मापना मतलब होता है किसी चीज का वजन करना, नापना मतलब होता है किसी चीज का साइज को नापना। तो नापने के लिए वो लोग किसका उपयोग करते थे, फुट, फुट का प्रयोग करते थे वे लोग नापने के लिए। तो ये पता चल गया कि उन लोगों को माप तोल की जानकारी थी। 150 बटखारे, 150 बटखारे मिले हैं, जिनमें 13, जो बड़ा बटखारा है वो 1375 ग्राम यानी 1 केजी 375 ग्राम का है, और छोटा बटखारा 0.87 ग्राम यानी 100 ग्राम से भी कम है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चिकित्सा पद्धति की भी जानकारी थी। वे लोग जानते थे मेडिसिन के बारे में, क्योंकि शिलाजित का टुकड़ा मिला है, और शिलाजित का टुकड़ा बलवर्धक के रूप में यूज होता है। तो शिलाजित का टुकड़ा मिला, यानी 100% वे लोग जानते थे कि शिलाजित का यूज करेंगे तो बलवर्धक यानी ताकत बढ़ेगा। कालीबंगा में एक ऐसा सब मिला है, एक ऐसा बॉडी मिला लाश, जिसको मस्तिष्क शोथ की बीमारी थी, यानी उसके मस्तिष्क पर रिसर्च भी किया गया था। ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन है इस लेसन का, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया बच्चों। ठीक है। इसको आप लोग इस लेसन को तो फोकस करिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इसको बेहतर तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो नंबर फिक्स है कि इसमें आपको 15 से 20 नंबर आना ही है, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 से 20 नंबर से एक लॉन्ग भी पूछता है, क्वेश्चन भी पूछता है, और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। बेल आइकन भी दबा लीजिए, इससे हम लोगों का थोड़ा हौसला बढ़ता है, हम लोग बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।